हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आज की क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, वोकैब को सीखेंगे, ग्रामर रूल्स को जानेंगे और भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है सुपर पावर समिट ऑन द ट्रम्प विजिट टू चाइना, है ना। तो ये वाला पूरा का पूरा आर्टिकल है, इतना बड़ा सा है और हम लोग रीड करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा है ना एक समरी जान लेते हैं कि इस पूरे आर्टिकल में हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। तो इस पूरे एडिटोरियल का विषय है अमेरिका और चीन के बीच बदलते रिश्ते, ट्रम्प जी समिट। इसको जो नाम दिया गया वो ट्रम्प जी समिट दिया गया है। समिट का मतलब होता है बैठक और ट्रम्प का मतलब यहाँ पे बात हो रही है डोनाल्ड ट्रम्प की, जो कि अमेरिका के मतलब प्रेसिडेंट है, और शी जिनपिंग जो कि चाइना के है। और भारत की रणनीतिक स्थिति, यहाँ पर तीन लोगों की बात हो रही है, एक तो अमेरिका और चाइना की, और यहाँ पर भारत की भी बात हो रही है। लेखक यह कहना चाहता है कि जब अमेरिका और चीन अपने रिश्ते फिर से तय कर रहा है, तब भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और रणनीतिक आत्मनिर्भरता को मजबूत रखना चाहिए। यानी भारत को किसी एक पक्ष का समर्थन करने के बजाय अपनी स्थिति खुद तय करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आज के आर्टिकल की समझी रही और हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल डिटेल में एक एक वर्ड को समझेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना, लेकर प्रभु का नाम, जय श्री हरि। चलो स्टार्ट करते हैं। तो नोट पहले कुछ देख लेते हैं कि हम लोग हर सेंटेंस को 3 स्टेप्स में पढ़ेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है कि रीड इट द वे वी डू इन कंपैरेटिव एग्जाम। जैसा हम लोग चलते हुए एग्जाम के बीच में रीड कर रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग इसको हर एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, है ना। कितनी स्पीड होनी चाहिए ड्यूरिंग द एग्जाम, है ना, कैसे कॉम्प्रिहेंड करेंगे तेजी में। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है, देन रीड इट बिट बाय बिट। तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअल एग्जाम में कैसे हम लोग इसको रीड करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसको तोड़ तोड़ के हम लोग पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को समझेंगे, हर एक वोकैब को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, एक एक ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बारीकी से जानेंगे, है ना। हड़बड़ाहट नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से हर एक चीज़ के नुआंसेस को समझेंगे। फिर स्टेप नंबर 3 आएगा, जब फाइनली मैं इन सारे सेंटेंस को सम अप करूँगा और जैसे यहाँ पे रीड किया था एक बार उसको दोबारा से आकर यहाँ पर रीड करूँगा, ताकि अच्छे से उसका मीनिंग निकलेगा। सारे के सारे पीओएस समझाऊंगा। पीओएस का मतलब होता है पार्ट ऑफ स्पीच, समझाऊंगा। कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हुई समझाऊंगा। सब्जेक्ट की वर्ब किधर है ना, कितनी वर्ब्स हैं और उनके ऑब्जेक्ट किधर किधर है, सब कुछ समझाऊंगा, है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है जिस पर एक ये एडिटोरियल है उसका नाम है सुपर पावर समिट, है ना। पहले समझते हैं सुपर पावर क्या होती है। सुपर पावर का मतलब होता है महाशक्ति, जैसे अमेरिका और चाइना। समिट, समिट का मतलब क्या होता है। समिट के देखो 2 मतलब होते हैं। एक तो समिट का मतलब होता है माउंटेन के सेंस में और दूसरा होता है मीटिंग के सेंस में। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी जिसको टॉप पॉइंट भी कहते हैं। तो समिट का एक तो मतलब ये होता है। समिट का दूसरा सेंस क्या होता है, देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक, यानी एक हाई लेवल मीटिंग को समिट कहा जाता है। और यहाँ पर यही जो सेकंड वाला मीनिंग है वही यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जब समिट नाउन होता है तब क्या मीनिंग देता है और जब वर्ब होता है तब क्या मीनिंग देता है। तो किसी चीज़ का सबसे ऊंचा बिंदु या नेताओं की बैठक, जो कि हमने भी ऊपर देखी थी, जब नाउन फॉर्म में होता है तो इसके, है ना, ये देखो यहाँ पे या लगा हुआ है, दोनों ही मतलब होते हैं। और किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचना, ये वर्ब बहुत रेयर यूज़ है, बाकी तो ये नाउन फॉर्म में ज़्यादातर यूज़ होता है। समिट का मतलब टॉप ऑफ द पॉइंट भी होता है और मीटिंग सेंस में हाई लेवल मीटिंग को भी कहा जाता है। तो यानी कि नाउन में ही इसके 2 मीनिंग्स होते हैं, वर्ब का बहुत ही ज़्यादा रेयर यूज होता है, बाकी ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और कंपैरेटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ये चीज़ समझ लिया। यहाँ पर वही एग्जाम्पल दे दिया समिट के बारे में, है ना। और तो हमने भी क्या बताया कि ये इसके 2 ही यूज होते हैं जो कि नाउन के होते हैं, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट यूज होते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, तो सुपर पावर सबमिट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो दिया हुआ है, यहाँ पे 2 डॉट लिखे हुए हैं। इन दोनों डॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों डॉट को हम लोग बोलते हैं कॉलन। क्या बोलते हैं, कॉलन कहा जाता है। कॉलन का काम क्या होता है, यह 2 हिस्सों को जोड़ता है। क्या करता है, 2 हिस्सों को जोड़ता है। पहला हिस्सा मुख्य विषय बताता है,
दूसरा हिस्सा उस विषय का विवरण या संदर्भ देता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे देखो पहला जो है विषय वो ये है और दूसरा है यहाँ पर विषय ये है। तो कॉलन यहाँ पर क्या करता है, जोड़ने का काम करता है या एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। यानी हेडलाइन का अर्थ हुआ महाशक्तियों की बैठक। सुपर पावर का मतलब होता है महाशक्तियाँ, समिट का मतलब होता है बैठक, जो ट्रंप के चीन दौरे पर आधारित है। यहाँ पर ये ऑन का सेंस मैं आगे बताऊंगा, है ना। अब कॉलन के देखो यहाँ पर यूज देखो, आसान उदाहरण देखो, इंडिया लिखा, उसके बाद कॉलन लगाया, अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। क्या लिखा हुआ है, हाँ, इंडिया के बाद देखो यहाँ पर लगा हुआ है कॉलन, ये देखो, उसके बाद लिखा हुआ है अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। तो इंडिया यहाँ पे देखो पहला हिस्सा मुख्य विषय बताता है, दूसरा हिस्सा उस विषय का विवरण यानी डिस्क्रिप्शन देता है, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। तो इंडिया के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें कॉलन को दे करके बता दिया। ठीक है, एजुकेशन लिखा, फिर कॉलन को लगाया, द की टू सक्सेस। तो एजुकेशन के बारे में एडिशनल इन्फो इसने दे दी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर सुपर पावर को समझा, समिट को समझा और इस कॉलम को भी समझा। अब समझते हैं यहाँ पर ऑन का मतलब क्या है। एडिटोरियल में जब भी टॉपिक आता है तो वहाँ पे ऑन अक्सर हम लोग देखते हैं। ऑन का मतलब यहाँ पर होता है विषय में या के बारे में या के संदर्भ में। ठीक है, तो ऑन द ट्रम्प विजिट टू चाइना, तो ट्रम्प की विजिट, यहाँ पर सब्जेक्ट ट्रम्प नहीं है, ट्रम्प की विजिट। तो ऑन ट्रम्प, ऑन विजिट, और विजिट किसकी थी, ट्रम्प की थी। कहाँ की थी, विजिट टू चाइना, विजिट चाइना की थी, ट्रम्प के चीन दौरे के बारे में है। ठीक है, तो के बारे में। अच्छा, एक ऑन का मतलब ये भी होता है कि पर, किसी चीज पर, है ना। हाँ चलो देखो अभी आगे आएगा, समझते हैं। देखो एग्जांपल दे रखा, आ रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। तो एक रिपोर्ट है जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, उसके ऊपर निर्धारित है ना। यहाँ पर का सेंस है। आर डिस्कशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी पर एक डिस्कशन है। तो ऑन का मतलब क्या हुआ, सुपर पावर समिट ऑन ट्रम्प विजिट। तो ट्रम्प की जो विजिट है, यहाँ पर देखो दी ट्रम्प विजिट लिखा हुआ है। विजिट हमारा नाउन है और ट्रम्प जो हमारा है ये हमारा एज एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है, दी ट्रम्प विजिट। ठीक है, और द विजिट के लिए आया हुआ है, ट्रम्प कैपिटल में लिखा हुआ है। अभी हम लोग नीचे देखेंगे कि ट्रम्प का टी कैपिटल में क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, और विजिट टू चाइना, तो विजिट कहाँ पर, चाइना पर जो कि विजिट हुई उसको लेकर के ये टॉपिक है। आगे आ जाओ, बढ़ते हैं। अच्छा, अभी देखो यहाँ पर बात होती है कि दी ट्रम्प विजिट, इसमें टी कैपिटल क्यों है ना। इसमें भाई ये ट्रम्प का टी कैपिटल क्यों है और वाई नॉट एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव देखो किसी नाउन की क्वालिटी बताता है, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, लॉन्ग रोड, लेकिन ट्रम्प यहाँ क्वालिटी नहीं ओनरशिप या एसोसिएशन दिखा रहा है। ट्रम्प का दौरा, ठीक है, तो ये ओनरशिप दिखा रहा है और एसोसिएशन दिखा रहा है, ट्रम्प का दौरा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ये ट्रम्प लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव नहीं है। दरअसल इसको इस तरीके से लिखना चाहिए था, दी ट्रम्प्स विजिट, बट ये लोग शॉर्टकट में आर्टिकल्स में इन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, बाकी इसको ऐसे भी लिखा जाता है। और ये एक नाउन मॉडिफायर है। ठीक है, आगे देखते हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन। तो ओबामा बताता है किसका एडमिनिस्ट्रेशन, एडजेक्टिव नहीं है, तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो कि ओबामा का है। नेहरू स्पीच, तो नेहरू की स्पीच। ट्रम्प विजिट, ट्रम्प विजिट कौन सी है, ट्रम्प वाली। ठीक है, तो अब सवाल यह है कि ट्रम्प विजिट लिखा है, ट्रम्प्स विजिट क्यों नहीं, ट्रम्प विजिट लिखा है, ट्रम्प्स विजिट क्यों नहीं लिखा है। तो जरा देखते हैं दोनों में अंतर। देखो ट्रम्प के जो विजिट होता है उसको बोलते हैं पॉजेसिव फॉर्म, है ना। ट्रम्प का दौरा यहाँ पर ये ओनरशिप दिखा देगा, जबकि विजिट तो ट्रम्प की है ही नहीं। मतलब ये है कि ये जो अपोस्ट्रोफिस लगा इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफियस, ये पोजेशन दिखाता है, यानी ओनरशिप दिखाता है, कौन सी चीज़, इसका मालिक कौन है। और ट्रम्प विजिट जो लिखा ये एक नाउन मॉडिफायर है, ट्रम्प से जुड़ा दौरा, यानी ये डिस्क्रिप्टिव देगा और ये आइडेंटिफाइंग यूज है, तो ये ज़्यादा ही यूजफुल होता है। बाकी इसका यूज़ हम लोग इस चीज़ में नहीं करते। ओनरशिप ये इस अपोस्ट्रोफी का यूज़ कब होता है, जब ये होता है कि ट्रम्प की कार, तब लिख सकते हैं ट्रम्प्स कार, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी ट्रम्प्स विजिट ओनरशिप बताता है, जबकि ट्रम्प विजिट सिर्फ बताता है किस व्यक्ति का दौरा है, बिना पोजीशन फॉर्म के। तो यहाँ पर हमें
पोजेसिव फॉर्म नहीं बतानी, बस इतना बताना है कि दौरा है किसका। तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं ट्रम्प विजिट। ठीक है, ट्रम्प्स विजिट लिख दोगे तो ट्रम्प की विजिट है, वो उसका मालिक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जर्नलिस्ट अक्सर पोजेसिव हटा देते हैं ताकि हेडलाइन छोटी और डायरेक्ट लगे। आगे चलो बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखो, ओबामा विजिट। तो ओबामा की जो विजिट है, मतलब एक विजिट है जो कि इंडिया की ओर हुई और ओबामा द्वारा की गई। ठीक है, मोदी मीटिंग विद बाइडेन। ठीक है, ट्रम्प विजिट टू चाइना। ठीक है, इस तरीके से नहीं लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोड़ दो। तो हम लोगों ने सब सीखा, यहाँ पर ये सब सीखा, कॉलन का यूज़ भी सीखा, ऑन का भी यूज़ सीखा, ट्रम्प विजिट इस चीज़ को भी हम लोगों ने ध्यान से सीखा, और विजिट के बाद टू लगता है टू चाइना, ये भी हम लोगों ने सीखा। चलो आगे की ओर पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं सब हेडिंग, जो कि है एज। पहले हम लोग है ना स्टेप नंबर 1 में आ जाओ और रीड कर दो। एज द यूएस एंड चाइना रीनेगोशिएट टाइज, इंडिया मस्ट रेनफोर्स इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। पढ़ते जाना है, इसी तरीके से पढ़ना और साथ साथ में उसका मीनिंग अपने मन के अंदर ही समझना है, तभी जा करके है ना कंपटीशन में तुम्हें एज मिलता है। अगर तुम इस तरीके से पढ़ोगे कि एक पढ़ोगे फिर तुम उसका मतलब निकालोगे, तब भाई तुम फंस जाओगे। तुम्हें हिंदी वहाँ पे नहीं बोले, बस तुम लोग पढ़ते जाओ और उसकी हिंदी निकालते हुए चले जाओ। ठीक है। जब अमेरिका और चीन अपने रिश्तों पर दोबारा बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, तब भारत को अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को और मजबूत करना चाहिए, है ना। और मजबूत करने की जो होती है इंग्लिश, उसको बोलते हैं रेनफोर्स करना। क्या करना? रेनफोर्स करना। जरूर करनी चाहिए, वो यहाँ पर मस्ट बताएगा। कोई काम जरूर करना चाहिए, अगर खाली चाहिए तो उसका मतलब होता है शुड, अगर जरूर करना चाहिए तो उसका मतलब होता है मस्ट, है ना, स्ट्रैटेजी ऑटोनॉमी को। और एस का मतलब हम लोग यहाँ पर भी सीखेंगे कि एस का मतलब यहाँ पर क्या है। द यूएस एंड चाइना, है ना, रीनेगोशिएट का मतलब क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। टाई का मतलब क्या होता है वो हम लोग अभी सीखेंगे। आ जाओ देखते हैं। ठीक है, कोई पॉइंट यहाँ से हटा है क्या? नहीं, ठीक है, चलो चलो पढ़ता हूँ। तो एस जो बता देता हूँ। तो विजिट का पहले यहाँ पर आ जाओ, देख लेते हैं कि विजिट की हिंदी होती है मुलाकात करना या दौरा करना। ठीक है, अच्छा ये इसी का ही पार्ट है। ठीक है, तो विजिट का मतलब होता है मुलाकात करना या दौरा करना। जैसे आई विल विजिट दिल्ली टुमारो, तो मैं दिल्ली जाऊँगा या दिल्ली का दौरा करूँगा, है ना। हिज विजिट टू चाइना वॉज शॉर्ट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, विजिट नाउन है तो टू लगेगा, अगर वर्ब है तो टू नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आई विल विजिट दिल्ली, तब टू नहीं लगता। अगर ये नाउन है तब टू लगता है। तो यहाँ पर एक और हमने कंसेप्ट सीखा जो कि एरर में आ सकता है कि विजिट के बाद टू कब लगता है, टू कब नहीं लगता। तो विजिट के बाद अगर विजिट एक वर्ब है तब टू नहीं लगता, अगर विजिट एक नाउन है तब टू लगेगा। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक मिनट में काम करता हूँ, मैं जरा इस ब्रेक को रख करता हूँ, मैं इसको दोबारा से पढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ कंसेप्ट हैं जो कि समझने वाले हैं। एज द यूएस एंड चाइना नेगोशिएट टाइज, है ना। ठीक है, इंडिया मस्ट रेनफोर्स इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अच्छा, उसके पहले हिंदी देखते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट को सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ कंसेप्ट जो कि हम लोग जानेंगे अभी। जब अमेरिका और चीन अपने रिश्तों पर दोबारा बातचीत कर रहे हैं या करते हैं या करेंगे, तो इंडिया को, है ना, रेनफोर्स करना चाहिए अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को। मतलब रीड करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले समझते हैं यहाँ पर एज का फंक्शन क्या है। तो एज यहाँ पर एक कंजंक्शन है और इसकी हिंदी क्या होती है, जब ऐसा होगा तब ये होगा, है ना। ये टाइम के अनुसार काम करता है। चलो आगे देखते हैं। इसका फंक्शन है दो एक्शन को जोड़ना जो एक साथ या एक के संदर्भ में हो रहे हों, है ना। अब चलो समझते हैं किन देशों के नाम क्या है दा लगता है और किन के साथ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोगों ने एस का मतलब देख लिया
कि जब ये हो रहा है तब देखो क्या करना चाहिए। ठीक है, जब और तब का सेंस कहाँ पे आएगा, इसको ये कॉमा हमें बताता है कि तब यहाँ पर बोलना है। ठीक है, तो एज द यूएस एंड चाइना, देखो यूएस के पहले दा लगा हुआ है, ये भी एक ग्रामेटिकल कंसेप्ट है जो कि एरर में आता है कि किन किन देशों के पहले दा लगता है, किन किन देशों के पहले दा नहीं लगता। ठीक है, आ जाओ देखते हैं, है ना, किन देशों के पहले नाम से पहले दा लगता है और किन के साथ नहीं लगता। देखो द उनके साथ में लगता है जिनका नाम या तो प्लूरल हो या उनमें कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हों। अब जैसे यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया। लेकिन इंडिया, चाइना, जापान, फ्रांस जैसे जो सिंपल प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनके साथ में द नहीं लगता, क्योंकि ना ही ये प्लूरल है और ना ही इनमें कोई भी डिस्क्रिप्शन लगा होता है। ठीक है, वैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन सारे कंट्रीज के साथ में दा लगता है। ठीक है, और इनके साथ में एक मिनट, और इनके साथ में दा नहीं लगता। कुछ स्पेशल केस भी है, जैसे दी नीदरलैंड्स, वही स्पेशल केस देखो यहाँ पर है, और यहाँ पर भी है, यहाँ पर दा लग रहा है। बाकी देखो ये तो भाई प्लूरल है, जिनमें एस लगता है, जो कि प्लूरल्स होते हैं उनके साथ में दा लग जाता है। प्लूरल्स नहीं है उनमें भी ये दो केस ऐसे हैं जिनमें दा लग जाता है ना, चाहे सूडान हो चाहे कॉन्गो हो। ठीक है, तो दा का यूज है, ये इंपॉर्टेंट है, एरर्स में कभी कभी आ जाता है। रीनेगोशिएट टाइस, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था कि रीनेगोशिएट टाइस, तो री का मतलब आ जाओ समझते हैं कि क्या होता है। री का मतलब होता है अगेन या दोबारा, जैसे कि री राइट का मतलब होता है, राइट का मतलब होता है लिखना, री का मतलब होता है दोबारा लिखना। रीबिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, री का मतलब दोबारा बनाना। रीनेगोशिएट, नेगोशिएट का मतलब होता है बातचीत करना, री का मतलब होता है दोबारा से बातचीत करना। ठीक है, तो दोबारा से बातचीत करना रीनेगोशिएट का मतलब हो गया। ठीक है, नेगोशिएट का मतलब क्या होता है कि जब दो पक्ष किसी डील या अग्रीमेंट पर बात कर रहे होते हैं, यानी सिंपल बात है कि किसी डील या अग्रीमेंट पर बात करने को नेगोशिएट कहते हैं। और अगर री लग जाता है तो उसका मतलब होता है कि दोबारा से उस डील या अग्रीमेंट पर बात करना। ठीक है, चलो, टाइज का मतलब होता है रिश्ता, रिलेशन। और रेनफोर्स लिखा हुआ है, रेनफोर्स, रेनफोर्स का मतलब होता है कि और मजबूत करना। ठीक है, री इन्फोर्स करना, यानी री का मतलब होता है कि दोबारा से उसे और भी ज़्यादा मजबूत कर देना। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वी मस्ट रेनफोर्स आवर डिफेंस सिस्टम। रेनफोर्स का मतलब होता है और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, ये मस्ट बताएगा। मस्ट प्लस V1 फॉर्म ये बताता है कि कोई काम ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, और शुड प्लस V1 जो होता है वो हमें एडवाइस देता है या फिर कोई सजेशन देता है कि ऐसा काम करना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है वो पढ़ लेना। टाई, तो टाइज का मतलब क्या होता है, रिलेशंस या कनेक्शंस या बॉन्ड्स, है ना। हाँ, इसमें एक वर्ड और है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, रणनीतिक स्वतंत्रता, यानी किसी देश की वह क्षमता कि वह अपने राष्ट्र हितों के अनुसार निर्णय ले सके बिना किसी दूसरे देश के दबाव में आके, मतलब अपने इंडिपेंडेंट, अपने आप से कोई काम करना। ठीक है, बिना किसी कोई थर्ड देश उसके ऊपर दबाव न बनाए। ठीक है, चलो आ जाओ और अब पढ़ते हैं इसको। एज यानी जब द यूएस और चाइना, तो यूएस और चाइना रीनेगोशिएट टाइस, है ना, टाइस को रीनेगोशिएट करते हैं, तब करेंगे। ठीक है, अच्छा सॉरी मेरी गलती, देखो ये एक सब हेडिंग है। ठीक है, तो ये लिखी तो जाएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंस पास्ट में निकलता है। ठीक है, तब इंडिया को रेनफोर्स करना चाहिए, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहिए, है ना। यहाँ पर एक कंसेप्ट है जो कि इसके पहले वाली वीडियो में मैंने समझाया था कि ये वाला इट्स और ये वाला इट्स दोनों में फर्क क्या होता है। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव वाला होता है और ये इट इज़ या इट हैज़ का कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्म होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, पढ़ते हैं।
एज, अब हम लोग अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। एज यानी जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अब देखो यहाँ पर द नहीं लगा हुआ, कोई समझेंगे भाई क्यों नहीं लगा हुआ। तो एज यानी जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लेफ्ट यानी निकले, छोड़ के वहाँ से रवाना हुए, किसे, बीजिंग को, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, ठीक है, आफ्टर 2 days ऑफ टॉक विद चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, है ना। तो तब द वर्ड्स टू बिगेस्ट पावर अपीयर्ड, अपीयर्ड मतलब दिखी, टू हैव कम यानी आई हुई दिखी, टू अ टेम्परेरी ट्रूस पर। ट्रूस का मतलब होता है युद्ध विराम, यानी ट्रूस का मतलब होता है कि ये भी टेम्परेरी है ना, वो फिक्स नहीं है, कभी भी बदल सकता है। तो जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को बीजिंग से रवाना हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 2 दिन की बातचीत के बाद, तो या तब ऐसा लगा कि दुनिया के 2 सबसे बड़ी महाशक्तियां, जो कि अमेरिका और चीन है, एक अस्थायी समझौते यानी ट्रूस पर पहुंच गई। अब इसको तोड़ तोड़ के हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। एस का मतलब पहले समझते हैं यहाँ पर क्या है। तो एस का मतलब यहाँ पर क्या है, जब या जैसे ही, दोनों का मतलब एक ही होता है कि जैसे ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग से निकले शुक्रवार को, आफ्टर 2 days टॉक्स विद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ में, तभी क्या होगा कि जो वर्ल्ड के 2 बिगेस्ट पावर है वो दिखे कैसे, कि वो टेम्परेरी ट्रूस पर पहुंच गए हैं। बस सिंपल सा इतना सा ही इसका मतलब है ना। तो ठीक है, तो इसमें और कुछ तो है नहीं। तो कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, आ जाओ देख लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है इसमें कि जब सूरज डूबा आसमान नारंगी हो गया। तो एज द सनसेट, जैसे ही सूरज डूबा वैसे ही जो स्काई था वो ऑरेंज हो गया, है ना। जब मीटिंग खत्म हुई और सबने राहत महसूस की। एज द मीटिंग एंड, जैसे ही मीटिंग एंड हुई, एवरीवन लुक्ड रिलीव्ड, सब कैसे लगे, रिलीव्ड लगे, है ना। जब ट्रेन स्टेशन से निकली लोग अलविदा कहने लगे। एज द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, लेफ्ट का मतलब होता है निकलना या कहीं से रवाना होना। तो जैसे ही ट्रेन वहाँ से निकली वैसे ही लोगों ने वेव किया, गुड बाय, ठीक है। तो यहाँ पर एज का मतलब समझ में आ गया, और एज का मतलब हम लोगों ने समझ लिया। यहाँ पर देखो लिखा है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड, अब यहाँ पर दा तो नहीं लगा हुआ। देखो दा कब लगता है, दा के बाद अगर कोई कंट्री का नेम लिखा है, सिर्फ पोजीशन लिखी हो तो दा का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी भी पोजीशन के बाद इधर की तरफ उस पोजीशन को होल्ड करने वाले व्यक्ति का भी नाम लिखा है तो वो ऑलरेडी स्पेसिफिक है, वहाँ पर दा लगा सकते हो, बट वो एक सुपरफ्लुअस होगा जो कि ग्रामेटिकली गलत माना जाता है ना। इंग्लिश में हम लोग जितना हो सके उतना सिंपल करने की कोशिश करते हैं, सुपरफ्लुअस नहीं बनाते, ठीक है। तो जब भी याद रखना, अगर कोई पोजीशन दे रखी हो, है ना, और उसके बाद उसका नाम भी लिखा है, तब हम लोग वहाँ पर दा नहीं लगाते हैं, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि यहाँ पर दा लगा हुआ, अगर खाली यूएस लिखा होता तब दा ठीक था। यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लिखा, इसीलिए यहाँ पर दा का यूज़ नहीं किया गया। ऐसे ही कुछ यहाँ पर और भी एग्जाम्पल हैं। लेफ्ट, यहाँ पर चलो आ जाओ लेफ्ट को समझते हैं। लेफ्ट की बारी आ गई कि लेफ्ट का मतलब क्या था। तो लेफ्ट देखो, लीव होता है इसका फर्स्ट फॉर्म, और लीव का ही ये पास्ट टेंस है लेफ्ट, ठीक है। लीव फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर लेफ्ट, और लेफ्ट उसका होता है, इसका मतलब होता है रवाना होना, निकलना या छोड़ना। इसके 3 मतलब होते हैं, तीनों अलग अलग सेंस में यूज़ होता है। और यहाँ पे जो मतलब है वो होता है रवाना होना या वहाँ से निकलना, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी लेफ्ट होम अर्ली, तो वह घर से जल्दी निकली। शी लेफ्ट होम अर्ली। वे मीटिंग से 5 बजे निकले, तो दे लेफ्ट मीटिंग एट 5। देखो यहाँ पर एट लगा हुआ है ना, अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर अभी ऑन का यूज़ हुआ था ना, ऑन फ्राइडे, यहाँ पर एट लगा हुआ, एक ऐसे इन आएगा, इनमें क्या डिफरेंस होगा अभी हम लोग देखेंगे। ही लेफ्ट इंडिया लास्ट ईयर, वह पिछले साल भारत से गया। तो देखते हैं यहाँ पर, तो हम लोगों ने ये देख लिया, यहाँ पर दा क्यों नहीं लगा वो देख लिया, लेफ्ट का मतलब समझ लिया। अब समझते हैं यहाँ पर ऑन का मतलब क्या है, ठीक है। ऑन का, यहाँ पर ऑन का सेंस क्या है, देखो जब भी डेज आएंगे या डेट्स आएंगे तो हम लोग वहाँ पर ऑन लगाएंगे, ठीक है। डेज या फिर डेट्स, तो हम लोग वहाँ पर ऑन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ऑन फ्राइडे या ऑन 17 मई। अगर मंथ आ जाए, ईयर आ जाए या सीजन आ जाए, जो कि बड़े बड़े ड्यूरेशन से होते हैं,
तब हम लोग वहाँ पर इन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे इन विंटर हो गया, या इन 2026 हो गया, या इन मई हो गया। एट लगता है जब कोई एग्जैक्ट टाइम होता है। क्या होता है? जब कोई एग्जैक्ट टाइम हो, जैसे एट मिडनाइट या एट 5 PM, जब भी हमें एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है तब एट का यूज़ करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो मतलब ये रहा कि इन सबसे बड़ी ड्यूरेशन के लिए लगता है, उससे छोटी के लिए फिर ऑन को लगाते हैं, और सबसे छोटी के लिए एट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक, अब चलो समझते हैं कि ऑन का मतलब पर कब होता है और को कब होता है ना। हमने भी देखा था कि ऑन का एक मतलब पर होता है और दूसरा मतलब को होता है ना? अगर ऑन के बाद प्लेस या सरफेस है तब उसका मतलब पर होगा। ठीक है, अगर कोई प्लेस या सरफेस है उसके बाद, जैसे ऑन टेबल, ऑन चेयर, तब ऑन का मतलब पर पे निकलता है कि बिल्ली टेबल पर बैठी हुई है। ठीक है, अगर ऑन के बाद डे, डेट या ओकेजन आ जाए तब उसका मतलब को हो जाता है। ठीक है, अगर ऑन के बाद डे आ जाए, जैसे ऑन मंडे, या कोई डेट आ जाए या कोई ओकेजन हो जाए, तब हम लोग उसका सेंस को में निकालते हैं। जैसे ऑन फ्राइडे था तो फ्राइडे को, है ना। ऑन 17 में तो 17 मई को, इस तरीके से उसका सेंस हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लेफ्ट यानी निकले कहाँ से? बीजिंग से, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को, आफ्टर यानी के बाद 2 days ऑफ टॉक विद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। तो टॉक विद, अभी जानेंगे कि टॉक विद और टॉक टू में क्या अंतर होता है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ। ठीक है, तो इतना समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को दिया हुआ कि मुझे आप बताएं कि चारों में क्या डिफरेंस है। टेल, स्पीक, टॉक और से में क्या अंतर है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये आज का होमवर्क भी है ना। अब समझते हैं कि टॉक के साथ विद क्यों लगा, टॉक के साथ टू क्यों नहीं लगा, है ना। देखो, टॉक विद का मतलब होता है हाँ जब दोनों पक्ष बराबर रूप से बातचीत में शामिल हो, है ना। यहाँ पर दोनों लोग आपस में बातचीत भी कर रहे हैं ना, दोनों लोग आपस में, है ना, मतलब दोनों ही एक्टिव हैं, तब हम लोग टॉक विद का इस्तेमाल करते हैं, है ना। टॉक विद समवन। टू क्यों नहीं लगा? टू तब लगता है जब एक व्यक्ति बोल रहा हो और दूसरा सिर्फ सुन रहा हो, मतलब सिर्फ वन वे है। ठीक है, टू वे नहीं है, यानी कम्युनिकेशन वन वे है। तो टॉक टू और टॉक विद में अंतर समझे। एक व्यक्ति बोल रहा हो दूसरा सुन रहा हो तो टॉक टू लगाते हैं। टॉक विद का मतलब दोनों बातचीत में शामिल हैं। समझ गए? आगे बढ़ो। दी वर्ड्स टू बिगेस्ट पावर। तो संसार की, देखो इसको बोलते हैं पोजेशन फॉर्म। तो संसार की दो बिगेस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर्स यानी शक्तियाँ। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उसके पहले दा लगाना पड़ता है। ठीक है, आईएलटीएस में क्वेश्चन आ जाता है। अपीयर्ड, अपीयर्ड का मतलब होता है लगी। तो कौन लगा? ये वर्ब है, किसकी वर्ब है ना। चलो, अपीयर्ड यानी लगी। तो ये दोनों जो पावर हैं वो लगी, कैसी लगी? टू हैव कम। टू हैव कम का मतलब आई हुई लगी, इसको बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव। अभी समझेंगे आगे। टू हैव कम, आई हुई लगी, टू अ टेम्परेरी ट्रूस। ट्रूस का मतलब क्या होता है? युद्ध विराम, जो कि टेम्परेरी बेसिस पर होता है। ठीक है, चलो अब आ जाओ एक एक करके सारे के सारे पॉइंटों को समझते हैं। तो अपीयर्ड का मतलब समझते हैं। अपीयर्ड का मतलब होता है ऐसा लगा या प्रतीत हुआ या दिखा। इसका उपयोग तब होता है जब कोई चीज दिखने या महसूस होने पर अनुमान लगाई जाए, ना कि पूरी तरह निश्चित रूप से कही जाए। अपीयर्ड का मतलब सिर्फ इतना होता है कि लगा, ऐसा महसूस हुआ। ठीक है, चलो अब समझते हैं टू है V3 को। इसको बोलते क्या? इसको बोलते हैं हम लोग परफेक्ट इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, यानी टू हैव के साथ में V3 आता है, इसको बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। ये बताता है कि कोई काम है जो पहले ही हो चुका है, लेकिन हम उसे किसी दूसरे वर्ब जैसे अपीयर, सीम, क्लेम, एक्सपेक्ट के साथ जोड़कर अनुमान या परसेप्शन दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं। अपीयर टू हैव कम, ऐसा लगा कि वे आ चुके हैं या पहुंच चुके हैं। ठीक है, टू हैव कम, वो आ चुके हैं या पहुंच चुके हैं। हैव कम बताता है कि आने की क्रिया पहले ही पूरी हो चुकी थी।
अपीयर्ड बताता है कि है ना कुछ महसूस हुआ या उसे लगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही सीम्स वह लगता है, टू हैव लॉस्ट कैसा, हिज कीज की वह अपनी चाबी खो चुका है। कोई चीज़ पहले ही हो चुकी है तो टू हैव लॉस्ट चाबी खो चुकी है, अब ऐसा लगता है कि वो चाबी खोया हुआ है। ठीक है। शी अपीयर्स वह दिखती है, टू हैव फिनिश्ड कि वो फिनिश कर चुकी है हर वर्क है ना, अपना काम खत्म करके बैठे तो ऐसा लग रहा है कि वो। ठीक है। दे क्लेम यानी वो दावा करते हैं, टू हैव मेट कि वो मिल चुके हैं द मिनिस्टर यानी उस मंत्री से। ही इज़ हैप्पी वह खुश है, टू हैव वन जीत कर द प्राइज वो खुश है कि उसने प्राइज जीत लिया। चलो हैव कम टू कम टू अ टेम्परेरी ट्रूस यानी ट्रूस पर पहुंच गई हैं ऐसी लगी। ठीक है। एक बार फिर से मैं पूरे को समअप करता हूँ। एज जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लेफ्ट यानी निकले बीजिंग से ऑन फ्राइडे को आफ्टर 2 days ऑफ टॉक विद चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग दी वर्ल्ड टू बिगेस्ट पावर। तब जब ऐसा हुआ तब एज है ना, जब ऐसा हुआ तब द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर जो संसार के दो सबसे बड़ी पावर है यानी यूएसए और चाइना, अपीयर्ड यानी लगी, टू हैव कम पहुंची हुई आ गई हैं, टू अ टेम्परेरी ट्रूस पर कि इनकी बातचीत से थोड़ी देर के लिए इनके बीच का जो भी झगड़ा है वो रुका हुआ दिखेगा। ट्रूस का मतलब क्या होता है, लड़ाई या विवाद को कुछ समय के लिए रोक देना यानी दोनों पक्षों के बीच अस्थायी शांति समझौता हुआ। अस्थायी ना टेम्परेरी। ठीक है। चलो अच्छा एक और वर्ड होता है सीज फायर। सीज फायर का मतलब ये होता है युद्ध विराम। ट्रूस का मतलब होता है कि साफ साफ टेम्परेरी हुआ है, बट सीज फायर में टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, वो उसमें नहीं लिखा होता। ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग कितना लंबा, इट विल लास्ट यह चलेगा, रिमेन्स टू बी सीन यह देखने वाली बात है। गिवन दैट दिस समिट कंक्लूडेड, गिवन दैट का मतलब होता है इस बात को देखते हुए, इस ये रीज़न है तभी ये वाली बात बोली गई है। दिस समिट कंक्लूडेड विदाउट एनी अपेरेंट ब्रेक थ्रू यानी समिट है वो ख़त्म हो, इसमें कोई भी ब्रेक थ्रू कोई भी बहुत बड़ा है ना वो दिखा हुआ है ना, मतलब कोई भी बड़ा कंक्लूजन उसमें नहीं आया। इन द लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिफरेंसेस फ्रॉम ट्रेड टू ताइवान दी दैट हैव स्ट्रेंड रिलेशंस। आ जाओ इसको फिर बारीकी से समझते हैं। पहले एक बार इसकी हिंदी देख लेते हैं फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। यह समझौता कितने समय तक टिकेगा यानी लास्ट करेगा, या अभी देखना बाकी है, तो रिमेन टू बी सी यह देखना भी बाकी है। क्योंकि ये जो यहाँ पर गिवन दैट लगा हुआ है बस ये इतना बताता है कि जो बात बोली है इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये था इसीलिए ये वाली बात बोली है, क्योंकि शिखर बैठक जो ये समिट है किसी बड़ी सफलता के बिना खत्म हुई। कंक्लूड का मतलब होता है कि खत्म हो गई, किसके बिना, विदाउट एनी अपेरेंट ब्रेक थ्रू, इसमें कोई बहुत बड़े फैसले नहीं आए है ना। जैसे व्यापार से लेकर ताइवान तक यानी फ्रॉम ट्रेड टू ताइवान है ना, ट्रेड से लेकर के ताइवान तक के लंबे मतभेदों ने दोनों देशों के रिश्ते को तनावपूर्ण बनाए रखा है यानी हैव स्ट्रेन किया यानी तनावपूर्ण रखा है किसको, संबंधों को यानी टाइस को। चलो अब एक एक करके एक एक पॉइंट को बारीकी से समझते हैं। तो पहले यहाँ पर एक वर्ड है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितने समय तक या कितनी देरी तक। इसीलिए पूरी फ्रेज का मतलब होता है हाउ लॉन्ग क्या है, एक एडवर्ब फ्रेज है। क्या है, एडवर्ब फ्रेज है जो वर्ब लास्ट को मॉडिफाई करता है और बताता है कि कितने समय तक टिकेगा। ठीक है। यहाँ लास्ट वर्ब है, नाउन या एडजेक्टिव नहीं है। देखो लिखा ना, तो विल लास्ट, तो विल के बाद
गिवन फॉर्म, और ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब रिमेन्स है। ठीक है, लास्ट का मतलब होता है टिके रहना, जैसे कि यहाँ पर देखो, या बने रहना या चलना। द मीटिंग लास्टेड 2 hours, है ना, मीटिंग 2 घंटों तक चली। ठीक है, लास्ट का मतलब होता है तक चलना। द रेन विल लास्ट ऑल नाइट, पूरी की पूरी रात चलेगी। देयर फ्रेंडशिप डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, तो लंबी नहीं चली। ठीक है, तो लास्ट का मतलब समझ गए हो। आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट, तो इट विल लास्ट यह चलेगी। हाउ लॉन्ग कितना लंबा। रिमेन्स, रिमेन का मतलब होता है बना हुआ है या बाकी है ना। रिमेन जब एक वर्ब होता है, यहाँ पर ये वर्ब ही है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सब्जेक्ट है और रिमेन इसकी वर्ब है। जब रिमेन वर्ब होता है तो उसका मतलब होता है बना हुआ है या बाकी है। जब रिमेन नाउन होता है तो उसका मतलब होता है अवशेष या बचे हुए हिस्से, है ना। जैसे ठीक है, हिस्से, जैसे कोई भी बिल्डिंग टूट तो जो भी मलबा पड़ा उसको बोलते हैं रिमेन्स। तो रिमेन्स का मतलब क्या हो गया, तो हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट, तो ये यह कितना लंबा चलेगा। अच्छा, यहाँ पर इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ऊपर लिखा था ना टेम्परेरी ट्रूथ, ये उसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रिमेन्स का मतलब बाकी है क्या करना, टू बी सीन। अगर टू बी सीन को समझते हैं, टू बी सीन एक पैसिव इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर है, यानी देखा जाना बाकी है। ठीक है, टू बी एक इन्फिनेटिव है और सीन यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है सी का V3 क्या होता है, सीन होता है। तो टू बी सीन का जो लिटरल अर्थ होता है वो होता है देखा जाना। तो देखा जाना अभी बाकी है। ठीक है, टू बी सीन यानी देखा जाना अभी बाकी है। आ जाओ पहले पैसिव स्ट्रक्चर को समझते हैं कि पैसिव स्ट्रक्चर तब आता है जब कोई काम अभी होना बाकी है, अभी हुआ नहीं है, अभी होना बाकी है या किसी के द्वारा किया जाना है भी। जैसे दी वर्क इज टू बी डन, तो काम किया जाना है, टू बी डन यानी होना बाकी है। दी ट्रुथ रिमेन्स टू बी सीन, सच्चाई देखना बाकी है, टू बी सीन यानी देखना बाकी है। मैनी प्रॉब्लम्स आर येट टू बी सॉल्व, है ना, कई समस्या हैं जो अभी हल होनी बाकी हैं। तो टू बी सॉल्व यानी सॉल्व होनी, बी का मतलब होता होना, तो सॉल्व होना बाकी है। यट बताता है अभी तक कि कोई काम अभी तक नहीं हुआ, तो यट की हिंदी क्या होती है, अभी तक, है ना, अभी तक होना बाकी है। हाउ लॉन्ग कितना लंबा, इट यह, विल लास्ट चलेगा, रिमेन्स बना हुआ है, टू बी सी देखा जाना, तो देखा जाना अभी बना हुआ है कि कितना लंबा चलेगा। गिवन दैट, अगर गिवन दैट को समझते हैं। गिवन दैट का मीनिंग क्या है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो आगे बात बोली गई है ना, यहाँ से लेकर ये पूरी, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये वाली बात बोली गई है। और ये रीजनिंग देता है। चलो आगे देखते हैं। तो ये समझ गया ना, गिवन दैट यानी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि द समिट, जो समिट हुई थी चाइना और यूएस के बीच में, कंक्लूडेड मतलब होता है समाप्त हुई, खत्म हुई। विदाउट का मतलब होता है के बिना, एनी अपेरेंट ब्रेक थ्रूस। ठीक है, अभी आ जाओ पहले हम लोग ब्रेक थ्रूस का मतलब समझते हैं। पहले समझ लेते हैं, कंक्लूड का मतलब होता है समाप्त होना। तो मीटिंग कंक्लूडेड एट 5 PM, 5 PM पर ख़त्म हो गई। अगर यहाँ पे लास्ट लिखा होता तो मीटिंग 5 बजे तक चली थी, इतनी लंबी चली थी। ठीक है, तो यहाँ पर दो और हैं, वो देख लेना। ठीक है, ब्रेक थ्रू, तो ब्रेक थ्रू का मतलब होता है जब किसी लंबे समय से चल रही समस्या या कोई रिसर्च या कोई नेगोशिएशन में अचानक बड़ी प्रगति सफलता है, तो अचानक बड़ी प्रगति सफलता को ही ब्रेक थ्रू कहते हैं। तो उनमें कोई भी अपेरेंट का मतलब होता है जो दिख रहा हो साफ साफ, तो ऐसा कोई भी है ना, कोई भी प्रगति या कोई सफलता उसमें नहीं दिखी। इन द लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिफरेंसेस, है ना, जो डिफरेंसेस की लंबी लिस्ट में कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं आया। चलो एक ट्रिक भी याद करना चाहो तो याद करो, ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। ब्रेक और प्लस थ्रू यानी रुकावट तोड़कर आगे निकलना, यानी किसी बाधा को पार कर सफलता पाना। तो ब्रेक थ्रू, थ्रू का मतलब होता है के जरिए निकलना, ब्रेक का मतलब तोड़ कर। ठीक है,
चलो इसकी पूरी की पूरी हिंदी आ गई। और तो हमने क्या देखा था कि ये पूरा पूरा हमारा सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब थी रिमेन्स, सब्जेक्ट सिंगल, तो इसीलिए रिमेन्स आया। टू बी सीन को देखा जो कि पैसिव स्ट्रक्चर था, टू बी सी में देखा जाना बाकी है। गिवन दैट को समझा जो कि रीजनिंग देता है, ठीक है। और समिट का मतलब भी हम लोगों ने सीखा कि पहले देखो गिवन दैट का मतलब होता है ये सारी की सारी बातें, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये वाली बात बोली गई। समिट का मतलब देखा, कंक्लूड का मतलब देखा, ठीक है। और ब्रेक थ्रू का मतलब भी हम लोगों ने जाना। अच्छा अब यहाँ पर देखो फ्रॉम, यहाँ पे देखो एक कॉमा यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा कॉमा यहाँ पे लगा हुआ है, तो फ्रॉम ट्रेड, ट्रेड से टू ताइवान, ताइवान तक, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है से, इसका मतलब होता है तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा दैट लिखा हुआ है, दैट यहाँ पर एक रिलेटिव कंजंक्शन है, ठीक है। और दैट किसको कनेक्ट करेगा, देखो दैट के बाद यहाँ पर हैव लिखा हुआ है, दैट के पहले यहाँ पर एक लिखा हुआ डिफरेंसेस, या तो ये दैट डिफरेंसेस के लिए आएगा या फिर ये लॉन्ग लिस्ट के लिए आएगा। दैट हैव स्ट्रेंड रिलेशंस, जिसने कि रिलेशंस को तनाव में रखा है, ठीक है। किसने रखा हुआ भाई, हैव लगा हुआ यानी कि प्लूरल लगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा हमारा डिफरेंसेस, वो मतभेद जिसने, है ना, दोनों देशों के रिश्तों को तनावपूर्ण बना रखा है। चले आगे बढ़े, चलो चलते हैं। इन स्ट्रीट के बजाय बोथ साइड्स, दोनों साइडें अपीयर दिखती हैं, फोकस्ड ऑन यानी केंद्रित, इंजेक्टिंग सम स्टेबिलिटी इनटू अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में इंजेक्ट करना, स्टेबिलिटी को रिलेशनशिप में इंजेक्ट करना, इंजेक्टिंग इनटू अ रिलेशनशिप में इंजेक्ट करना। दैट हैज़, कौन सी रिलेशनशिप, जो हैज़ सीन, जिसने देखा है, मैंने अप्स एंड डाउन्स यानी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ावों को देखा है। ऑफ लेट का मतलब होता है रिसेंटली। आ जाओ अब एक एक शब्द को बारीकी से तोड़ तोड़ के समझते हैं। तो पहला वर्ड देखो यहाँ पर था स्ट्रीट, क्या था, स्ट्रीट। अब देखो स्ट्रीट को स्टार्टिंग में भी लिखा जा सकता है और स्ट्रीट को बाद में भी लिखा जा सकता है। तो स्ट्रीट एक एडवर्ब है, ठीक है, इसकी हिंदी होती है इसके बजाय। तो जैसे आई स्टे होम स्ट्रीट, है ना, मैं घर पर रहा इसके बजाय, ठीक है, बाहर जाने के बजाय मैं घर पे रहा, तब हम लोग वहाँ पर स्ट्रीट का यूज़ करते हैं। अच्छा एक फ्रेज और होता है स्ट्रीट ऑफ, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज होता है। अब देखो ऑफ लगा है तो ऑफ के बाद कोई ना कोई नाउन तुम्हें डालना पड़ेगा। तो आई ड्रंक टी स्ट्रीट ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी के बजाय मैंने चाय पी। तो हमने स्ट्रीट को समझा और स्ट्रीट ऑफ को समझा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रीट की पोजीशंस, तो देखो ये स्टार्टिंग में भी आता है और लास्ट में भी आता है, ठीक है। स्टार्टिंग में कैसे आएगा, एक सेंटेंस लिख दो, इसको स्ट्रीट लिख के पहला सेंटेंस लिख दो, कि बाद में और लिखना चाहो और लिख दो। सी डिड नॉट क्राई, वह नहीं रोई। सी स्माइल स्ट्रीट, मतलब भाई हंसी, ठीक है। चलो अब समझते हैं अपीयर का मतलब। अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, अपीयर्ड दिखे, ऐसा लगे, तो वैसा यहाँ पर है, ठीक है, अपीयर यानी दिखे। अच्छा फोकस्ड ऑन, फोकस्ड ऑन का मतलब होता है कि ध्यान केंद्रित करते हुए। तो दिखे कैसे दिखे, फोकस्ड दिखे, कहाँ पर फोकस्ड है, ऑन करके मतलब बताएगा इंजेक्टिंग करने पर। इंजेक्ट का मतलब होता है डालना, क्या डाल रहे थे, कुछ स्टेबिलिटी डाल रहे थे, कहाँ पर डाल रहे थे, इनटू करके बताया। तो इंजेक्टिंग के बाद इनटू लगा, इंजेक्टिंग इनटू, कहाँ पर डाल रहे थे, आ रिलेशनशिप में, ठीक है, जिसने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। अप्स एंड डाउन्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव देखे हैं, यानी अच्छा हंसी भी देखी है और नेगेटिविटी भी देखी है। अब हम लोग समझते हैं इस पुराने फ्रेज को, जो कि ऑफ लेट। ऑफ लेट को हम लोग रिसेंटली या लेटली या दीस डेज जैसे शब्दों से एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत पुराना है, जो कि मिडिल इंग्लिश से आया हुआ है, ये बहुत पुराना। उसकी हिंदी होती है हाल ही में। तो जो अप्स एंड डाउन्स देखे वो हाल ही में देखे होंगे, ठीक है। अच्छा ये इसकी हिंदी आ गई। हम लोगों ने इसमें बहुत सारी चीज़ों को समझा है ना, स्ट्रीट को समझा, फोकस्ड ऑन इस वोकैब को समझा, और इंजेक्टिंग के बाद ये इनटू लगा हुआ इसको समझा, और ऑफ लेट को समझा, और अप्स एंड डाउन्स वोकैब को भी सीखा। आगे बढ़ते हैं। हाँ मिस्टर जी
ऑफर्ड, मिस्टर जी ने ऑफर किया, अ न्यू लेबल, एक नया नाम, फॉर टाइज, संबंधों के लिए, कॉमा कॉलिंग फॉर, मांग करते हुए, ये उनके शब्द हैं, अ कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी, ये इनके वर्ड हैं, फॉर द रिमेनिंग ईयर, बाकी जो बचे हुए साल हैं मिस्टर ट्रंप के टर्म यानी इनके कार्यकाल के, और उसके बियॉन्ड या उस टर्म जब चले जाएंगे उसके बाद के सालों की बात कर रहा है। चलो आ जाओ, आप समझते हैं इसको, एक एक तोड़ तोड़ के समझते हैं। ये हिंदी रही। और पहले देखते हैं यहाँ पर लेबल का मतलब क्या लिखा हुआ है ना, मिस्टर जी ऑफर्ड अ न्यू लेबल। तो लेबल का मतलब क्या है? तो लेबल का मतलब यहाँ पर देखो, लेबल का जो एक्चुअल मतलब होता है वो होता है टैग। क्या होता है टैग? जैसे कि किसी बॉटल पे लेबल लगा हुआ है, एमआरपी का जो भी। और जब ये आर्टिकल्स में यूज़ होता है, मेटामॉर्फिकल यूज़ होता है, तो इसका मतलब होता है कि नया नाम या पहचान देना। तो उन्होंने एक नया लेबल दिया इन समझौतों के लिए, है ना। अब यहाँ पर देखो कॉमा लगा हुआ है और लिखा हुआ है कॉलिंग फॉर। कॉलिंग फॉर का मतलब होता है मांग करते हुए, है ना, मांग करते हुए। तो ऑफर देखो यहाँ पर तुम लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑफर किया एंड कॉल्ड फॉर। तो एंड कॉल्ड ना लिखना पड़े इसलिए कॉमा करके कॉल लगा दिया, यानी ये काम करते हुए, है ना, ये काम, ये चीज़ जब बोल रहे थे तभी उन्होंने ये नया लेबल दिया। ठीक है, तो कॉमा का काम, और फिर अगर उसके बाद वर्ब के एनजी फॉर्म आ जाए, पहले तो कॉमा आ जाए फिर उसके बाद वर्ब के एनजी फॉर्म आ जाए, तब वाले स्ट्रक्चर को आ जाओ समझते हैं। ठीक है, पूरा मीनिंग देखो। अच्छा देखो पूरा मीनिंग देखो तो मैं भी सब कुछ समझ में आएगा। श्री ने संबंधों को नया नाम दिया कहते हुए, तो कॉलिंग है ना, कहते हुए, तो वो कहते हुए नाम दिया। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, बस तुम्हें इतना समझना है कि कॉलिंग का मतलब क्या होता है, कैसे हम लोग उसकी हिंदी को निकालते हैं। तो सी जिनपिंग ने ऑफर किया नया नाम इन संबंधों के लिए, कॉलिंग फॉर, कहते हुए। अच्छा ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डबल कोटेशन मार्क। क्या बोलते हैं? डबल कोटेशन मार्क कहते हैं। और ये पंचुएशन मार्क्स होते हैं। इनमें सीधे उनकी बातों को लिखते हैं जो उन्होंने कहे थे। इसमें हम लोग अपनी तरफ से कुछ भी अल्टरकेशन नहीं करते हैं, जो उन्होंने शब्द बोले थे उसी को इसमें हम लोग डाल के वही बता देते हैं। ठीक है, चलो क्या कहा उन्होंने? आ कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। तो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी का जो संबंध है, और वो संबंध कैसा होना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, यानी रचनात्मक होना चाहिए, नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए, जबकि सुधार लाने वाला हो, स्थिरता लाने वाला हो, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। जैसे कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, यानी ऐसा डिस्कशन जो कि समाधान निकाले। कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप यानी ऐसा रिश्ता जो सहयोग दे, स्थिरता लाए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव एक इम्पॉर्टेंट वोकैब है, ये आज आए दिन आर्टिकल्स में आती रहती है। शी जिनपिंग ऑफर किया अ न्यू लेबल, एक नया लेबल, फॉर टाइज, रिश्तों के लिए, कॉलिंग, मांग करते हुए, फॉर, ये उनकी मांग थी, आ कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, फॉर, कॉलिंग फॉर दिस, फॉर द रिमेनिंग ईयर्स ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स टर्म एंड बियॉन्ड। तो मिस्टर ट्रम्प का जो कार्यकाल चल रहा है उस दौरान के लिए भी और उसके बाद के समयों के लिए भी। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट था, ये इसकी वर्ब थी, और कॉलिंग वाला यहाँ पर रूल हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो हमारे बाद ये लिखते हैं इसको पास्ट, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और ये कोई काम करते हुए ये बात कही थी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ का मतलब होता है यदि, बोथ अग्री, बोथ का मतलब यूएस और चाइना अग्री यानी अग्री करते हैं, ऑन द नीड, उस आवश्यकता पर, फॉर सम टाइम, फॉर सम स्टेबिलिटी, कुछ स्टेबिलिटी की आवश्यकता के लिए, उस पर, तो कॉमा लग गया तो, देयर प्रियोरिटीज, उनकी जो प्राथमिकताएं हैं, अपीयर्स, प्रतीत होती हैं, टू डिफर, डिफर का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग प्रतीत होती हैं। अब एक एक, इसमें कुछ ज़्यादा समझने को है नहीं, बस ये समझना है कि
इफ, इधर देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है एग्री, और यहाँ पर कॉमा लिखा हुआ है और यहाँ पर भी इंडेफिनिट ही लिखा हुआ है। तो ये जीरो कंडीशन टाइप देखो बोल सकते हैं, क्योंकि जीरो कंडीशनल टाइप में क्या होता है, ये जनरल फैक्ट और ट्रुथ आता है। यहाँ पर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है, लेकिन हाँ एक स्टेटमेंट है। तो अगर दोनों पक्ष को स्थिरता की आवश्यकता पर सहमत हैं या होते हैं तो उनकी प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। मिस्टर जी टोल्ड मिस्टर ट्रंप दैट ताइवान was the most important issue in the relationship which could descend into conflict if not properly managed। आ जाओ इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। तो पहला क्या था, चलो आ जाओ समझते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रीड कर लिया, इस तरीके से हम लोग एग्जामिनेशन में रीड करना है। आ जाओ समझते हैं। मिस्टर जी टोल्ड का मतलब कहा मिस्टर ट्रम्प से कि क्या कहा। अभी ये भाई देखो नरेशन में आ गया, तो यहाँ पर भी ध्यान देना, वॉज इज में चेंज होगा और कुड कैन में चेंज होगा। ठीक है, दैट ताइवान इज, इसमें भाई पढ़ो क्योंकि ये उनके शब्द कोई पिछली कहानी को भाई बता रहे हैं, तो कहानी तो पास्ट में हो चुकी है ना, तो ये नरेशन का पार्ट है, तो वो समझना पड़ेगा पहले है। ताइवान इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू, तो ताइवान जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू है इन द रिलेशनशिप, उन संबंधों में, विच जो संबंध कैन डिसेंट इनटू कन्फ्लिक्ट, जो अच्छे हैं और वो गिर के कन्फ्लिक्ट में बदल सकते हैं अगर या यदि उन्हें प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो डिसेंट इनटू का मतलब क्या होता है, तो एक फ्रेज होती है डिसेंट इनटू कन्फ्लिक्ट, यानी शांति से गिरकर संघर्ष में बदल जाना, है ना, यानी किसी अच्छी या समान स्थिति से गिरकर बुरी या नकारात्मक स्थिति में चले जाना। आगे बढ़ते हैं। द यूएस स्टांस, तो यूएस का जो स्टांस है यानी नज़रिया है, ऑन ताइवान पर रिमेन बना हुआ है, अनचेंज्ड लगता है, विच तो जो स्टांस है वो इंक्लूड्स, इस रुख में क्या शामिल है, सब्सटेंशियल आर्म सेल यानी कि बड़े पैमाने पे, सब्सटेंशियल का मतलब होता है बड़े पैमाने पे हथियारों की बिक्री शामिल है। द यूएस सब्जेक्ट है, देखो यूएस के पहले, यूएस कंट्री का नाम है तो उसके पहले द आ गया। द यूएस सब्जेक्ट है, सॉरी द यूएस स्टांस, ये स्टांस सब्जेक्ट है, ऑन रिमेन्स इसकी वर्ब है, अनचेंज्ड ये ठीक है, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि स्टांस को एडिशनल वर्ब देगी। सब्सटेंशियल का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, आर्म सेल यानी हथियारों की सेल। हाउ दिस डिटेंटे विल हैंडल द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस नेक्स्ट सेल, तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया। हाउ का मतलब कैसे, दिस डिटेंटे का मतलब हम अभी देखेंगे, डिटेंटे चलो देख लेते हैं कि तनाव या टकराव था और अब वे रिश्ते सुधारने और शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। डिटेंटे का मतलब होता है कि कोई है जो कोशिश कर रहा है कि रिश्ते नॉर्मल हो जाए, पहले खराब थे फिर वो उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उस स्थिति को बोलते हैं डिटेंटे। ठीक है, तो कैसे ये डिटेंटे विल हैंडल करेगी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की नेक्स्ट सेल। रिमेन्स का मतलब है बनी हुई है, टू बी सीन देखे जाना, बनी हुई है, अभी देखा था ना टू बी सीन, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर मिस्टर ट्रम्प के लिए, गेटिंग चाइना को प्रेरित करना, टू बाय करने के लिए, मोर और भी ज़्यादा अमेरिकन गुड्स को, एंड रिलैक्स करना, तो बाय करवाना, और गेटिंग चाइना टू रिलैक्स, कंट्रोल नियंत्रण पर, रिलैक्स देना यानी कुछ छूट देना और थोड़ी सी रियायत बरतना,
ऑन किस पर, रेयर अर्थ पे, जो रेयर अर्थ यानी जो दुर्लभ खनिज होते हैं आर हैं। अब देखो यहाँ पर आर लगा हुआ है, अब मैं मतलब समझाऊंगा। आर की मैट्रिक्स, ये की मैट्रिक्स है ऑफ द हेल्थ ऑफ टाइज, तो रिश्तों की हेल्थ यानी, ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स। चलो आ जाओ हम लोग इसको ध्यान से एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के समझते हैं। तो पहला जो यहाँ पर है वो ये है कि मिस्टर ट्रम्प के बाद यहाँ पर देखो गेटिंग आ गया, तो गेट समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए तैयार करना है ना, मजबूर नहीं करना, बस उसे राजी करना, ठीक है। यहाँ जबरदस्ती नहीं होती, क्योंकि जबरदस्ती भाई फिर मेक में होती है। अगर यहाँ पे लिखा होता मेक समवन टू डू समथिंग, तब वहाँ का मतलब मजबूरी आ जाती। चलो आ जाओ पहले स्पेस को समझते हैं। गेट समवन टू डू समथिंग, ये है ना, इसमें सॉफ्ट नेगोशिएशन होती है, किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करना या उसे सहमत करना या उसे राजी करना। अगर मेक आ जाता है, मेक समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने गेट को समझा और मेक को समझा, और ये पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं। आगे बढ़ो, कुछ एग्जांपल्स हैं और देखते हैं। द यूएस यानी जो यूएस कंट्री है, गॉट चाइना, चाइना को राजी कर लिया, टू साइन करने के लिए, द डील यानी उस डील पर। द यूएस यानी यूएस जो कंट्री है, मेड ये मजबूर किया चाइना को साइन करने के लिए द डील, ठीक। तो प्लूरल वर्ब क्यों है इसमें, अच्छा यहाँ पर दिख रहा था ना कि गेटिंग चाइना, तो गेटिंग एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा या फिर यहाँ पर ये आर क्यों लिखा हुआ है ना, लिस्ट फॉर मिस्टर ट्रम्प गेटिंग चाइना टू बाय, है ना, तो यहाँ पर आर क्यों लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर गेटिंग चाइना कॉमन है, गेटिंग चाइना यानी चाइना को राजी करना बाय करने के लिए मोर अमेरिकन गुड्स, और गेटिंग चाइना रिलैक्स, गेटिंग चाइना टू रिलैक्स कंट्रोल, यानी चाइना को मनाना कि वो कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा उसमें सख्ती और थोड़ा सा उसमें नरमी बरते। रिलैक्स का मतलब होता है थोड़ी सी नरमी बरतना, इस वजह से यहाँ पर आर का यूज़ किया गया है। तो आज इतना ही आर्टिकल मैं रीड कर पाया, थोड़ा सा काम आ गया था, और बाकी का जो आर्टिकल्स हैं आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। और कमेंट में जरूर बताना कि मेरी क्लास कैसी लगी। बाय।